फूड इंडस्ट्री के झांसे से निकलकर अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। ये किताब फूड इंडस्ट्री के फैलाए हुए उस जाल से आपको बाहर निकालती है जिसमें जाने अनजाने हमसे हर कोई फंसा हुआ है। तरह तरह के लुभावने विज्ञापनों और झूठे दावों के दम पर आप जंक फूड को भी हेल्थ समझकर खा लेते हैं। ब्लॉगर वानी हैरी इस जगमगाती दुनिया का कला सच आपके सामने रखती है। वे आपको ये भी बताती है कि आप इसके चुंगल से खुद को कैसे बचा सकते हैं। ये किताब किनको पढ़नी चाहिए? जो लोग विज्ञापन से प्रभावित होकर चीज़ें खरीद लेते हैं। ऐसे लोग जो डाइटिंग करके थक चुके हैं फिर भी उनका वजन कम नहीं हो रहा है। न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ डाइट पसंद करने वाले लोग। लेखिका के बारे में वानी हर एक फूड एक्सपर्ट है। इनको द फूड बाबा के नाम से भी जाना जाता है। हेल्दी इंडस्ट्री हैबिट पर लिखे उनके ब्लॉग लोग बहुत शौक से पढ़ते हैं। उन्होंने द फूड बाबा बाई नाम की किताब लिखी है। इसमें अपनी डाइट को टी-टापी सफाई करने का 21 दिन का प्लान बताया गया है। वानी ने तुरवानी के नाम से केमिकल और टॉक्सिन फ्री न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी लॉन्च किए हैं। सोडा पीने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन कंपनियां बड़ी आसानी से ग्राहक और कानूनों की आंखों में धूल झोंकते हुए इसे बेच देती है। यूएस का हेल्थ डेटा निराशाजनक है। 16 और विकसित देशों के मुकाबले यूएस हेल्थ इंडेक्स में सबसे आखिरी पायदान पर आता है। यह जबकि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं पर बाकी देशों से 2.5 गुना ज़्यादा खर्च किया जाता है। इसके बावजूद ऐसी कौन सी बात है कि यहाँ लोगों का स्वास्थ्य इतना खराब रहता है? न्यूट्रिशन एक्सपर्ट वानी हरी बताती है कि इसके पीछे बड़ी फूड कंपनियां जिम्मेदार है। इनको मिलाकर बिग फूड कहा जाता है। आपको सिर्फ एड प्रोडक्ट पर इनके नाम नज़र आते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्शन और मार्केटिंग तक हर जगह इनका ही दबदबा है। ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के हेल्दी होने के दावे तो बड़े करती है, लेकिन सच ये है कि इनके प्रोडक्ट्स में तरह तरह के एडिटिव्स, हद से ज़्यादा चीनी और ढेरों रसायन मिले होते हैं। वानी इनको झूठे से पर्दा उठाती है। आगे के लेसन से आप चीज़ों की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम ज़्यादातर चीज़ें खाने से पहले उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा हम उन चालाकियों को भी समझेंगे जिनकी मदद से फूड कंपनियां जहर को भी दवा बताकर बेच देती है। समरी में आप जानेंगे कि लो कैलोरी फूड आइटम्स किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। किस तरह कंपनियों ने सीरियल को एक हेल्दी ऑप्शन बनाकर पेश कर दिया। ऑर्गेनिक फूड के क्या फ़ायदे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटिक्स डाइजेस्ट एक किडनी डिजीज के 2017 में जारी आंकड़े अमेरिका को 2/3 से ज़्यादा आबादी को मोटापे का शिकार बताते हैं। हालांकि असलियत इसमें भी डरावनी है, जिसके बारे में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट पहले से जानते हैं। अमेरिका में मोटापा एक महामारी की शक्ल लेता जा रहा है और सोडा इसकी प्रमुख वजहों में से एक है। यहाँ 66% बच्चे दिन में कम से कम 1 बॉटल सोडा पीते हैं और बाकी कम से कम 2 बॉटल पी लेते हैं, जबकि इससे उनकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाता है। 2009 में क्लिनिकल न्यूट्रिशनल के जर्नल में छपी एक रिपोर्ट कहती है कि रोजाना 1 कैन सोडा पीने से दिल के दौरे का खतरा
20% बढ़ जाता है। वहीं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का मानना है कि ज़्यादा सोडा पीने से टाइप 2 डायबिटीज, अस्थमा, किडनी और लीवर की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इन सब के बावजूद अमेरिका बेवरेज एसोसिएशन ABA इस बात से साफ इनकार कर देते हैं कि इससे सेहत पर कोई बुरा असर पड़ सकता है, और तो और वे बड़ी चालाकी से इस बहस का रुख एक्सरसाइज की तरह मोड़ देते हैं, जबकि ये जाना माना फैक्ट है कि वजन पर एक्सरसाइज से कहीं ज़्यादा डाइट का असर होता है। कोको कोला, जो कि ABA का ही एक सदस्य है, उसने 2 कैलोरी गिनने के लिए वर्क इट आउट नाम के ऐप ही लॉन्च कर दिया। इसके पीछे भी मार्केटिंग पॉलिसी ही थी, ताकि कंपनियां डाइट कोका और कोको जीरो जैसे अपने लो कैलोरी प्रोडक्ट बेच सके, जबकि सच तो ये है कि इनमें से रेगुलर ड्रिंक्स में रत्ती भर अंतर नहीं है। ये तरीका पब्लिक हेल्थ के लिए कम कर रही है। संस्थाओं की मेहनत को खुली चुनौती दे देते हैं। वे लोगों को जागरूक करने की जितनी भी कोशिश करती है, उस पर पानी फिर जाता है। शुगर एसोसिएशन भी कम नहीं है। अपने फायदे के लिए ये भी तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। नेताओं को बड़ी डोनेशन देते हैं ताकि अपने मनमाफिक सरकारी नीतियाँ बनवा सके। 2009 से अब तक कोका कोला, पेप्सिको और ABA ने मिलकर $67 मिलियन सिर्फ इस बात पर खर्च कर दिया है कि ना कोई शुगर टैक्स लागू हो और ना ही ऐसी पॉलिसी बन जाए जिससे उनको अपने प्रोडक्ट्स पर हेल्थ वार्निंग लिखना जरूरी हो जाए। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि इन संस्थाओं का सरकारी कामकाज में इतना दखल है कि पॉलिसी बनाते हुए सरकारी एजेंसियां इन्हीं से सलाह मशवरा करती है, जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड हार्मोन सर्विसेज ने अपनी गाइडलाइंस जारी करते हुए ABA से सलाह लेकर किया था। बड़ी फूड कंपनियां अपनी ताकत और पैसे के दम पर रिसर्च के नतीजे भी बदलवा देती है। इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें। लेकिन हेल्थी डाइट को लेकर ना जाने कितनी थ्योरी चली आ रही है। इसके लिए भी बिग फूड ही जिम्मेदार है। बिग फूड दर्शकों से फूड एड हेल्थ पर हो रही रिसर्च को प्रभावित करके लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स की कड़वाई सच्चाई पहुंचाने से रोक रहा है। 2007 में पिलॉस मेडिसिन जर्नल में डॉक्टर लेनोडस लेसर्स का एक आर्टिकल छपा था। इसमें बताया गया है कि इंडिपेंडेंट रिसर्च की तुलना में फूड कॉर्पोरेशन की तरह से स्पॉन्सर की जाने वाली रिसर्च के नतीजे ज़्यादातर इनके पक्ष में ही निकलाते हैं। स्नैक्स बनाने वाली कंपनियां क्रॉप ने एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशनल को भी अपनी तरह करके 51% चीज़ें वाली क्राफ्ट सिंगल्स को हेल्दी स्नैक की कैटेगरी में रखवा दिया। जब लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तब उनको अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। बड़े शैक्षणिक संस्थान भी इनकी पहुंच में हैं। एक बड़ी फूड कंपनी ने तो हार्वर्ड जैसे नामी इंस्टीट्यूट को भी अपने फेवर में कर लिया था। फ्रीडरिक एस्ट्रेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट के चेयरमैन थे। अपने कार्यकाल में वे हमेशा इस बात की वकालत करते रहते हैं कि ज़्यादा चीनी खाने से दिल की बीमारी या डायबिटीज का कोई लेना देना नहीं है। 1952 में से 1956 के दौरान वहाँ ऐसे 30 रिसर्च पेपर छपे जो इसी बात का समर्थन करते थे। साल 2012
2018 में मदर जॉन्स में छपे एक आर्टिकल ने यह सच सबके सामने रखा कि स्टार ने अपने करियर के दौरान कोको कोला और कोलांगस जैसी कंपनियों से पैसे लिए थे। जनरल फूड्स लिमिटेड ने तो न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट की नई बिल्डिंग बनवाने का खर्च भी उठाया था। इस तरह के लॉन्च में अनजाने वाले और भी बहुत से लोग थे। 1967 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक आर्टिकल छपा था। इसमें कहा गया था कि अगर आप खाने में फैट हटाकर कार्बोहाइड्रेट शामिल करें तो दिल की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। सालों बाद ये बात सामने आई कि इसे लिखने वाले तीनों लोगों जो हार्वर्ड से ही थे, उनको शुगर इंडस्ट्री की तरफ से $50,000 दिए गए थे। इस झूठ को आज भी बहुत से लोग सच ही समझते थे। ये घटना साबित करती है कि किस तरह बिग फूड लोगों के दिमाग के साथ खेलकर अपना उल्लू सीधा करता है। बड़ी कंपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को भी आगे नहीं बढ़ने देती। अमेरिका में ऑर्गेनिक फूड का मार्केट शेयर लगभग 5% है। यह प्रतिशत लगभग बढ़ जा रहा है। जाहिर है कि इस बात ने फूड कंपनियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। अगर लोग हेल्दी भोजन का अपना लेंगे तो उनके बनाए जंक फूड कौन खरीदेगा। आगे बढ़ने से पहले जरा ऑर्गेनिक फूड को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि इनके हेल्दी होने के दावे में कितना दम है। साल 2014 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में एक स्टडी आई थी। इसमें लिखा था कि ऑर्गेनिक टमाटर में आम टमाटरों से ज़्यादा ऑर्गेनिक मीट और डायरी प्रोडक्ट में आम प्रोडक्ट से 50% तक ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक रिसर्च को स्पॉन्सर दिया था जिससे यह पता चला है कि ऑर्गेनिक फूड ने सिर्फ ज़्यादा पोषण देते हैं बल्कि सुरक्षा भी देते हैं। नॉन ऑर्गेनिक चीज़ों में तरह तरह के पेस्टिसाइड डाले जाते हैं जिनमें ADHD, बच्चों में IQ का कम होना, कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज और कई तरह के एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक फार्मों को सख्त नियमों का पालन भी करना होता है। वहाँ सिर्फ उन पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा सकता है जिनकी इजाज़त US एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देता है। इनकी मात्रा भी 25% से ज़्यादा नहीं हो सकती, जबकि नॉन ऑर्गेनिक फार्म 90 से भी ज़्यादा सिंथेटिक पेस्टिसाइड का जमकर इस्तेमाल करते हैं। यानी ऑर्गेनिक फूड हर हाल में बेहतर है, लेकिन इस तरह तो पेस्टिसाइड कंपनियों की हालत भी खराब हो जाएगी। यही वजह है कि ये कंपनियां भी ग्राहक को भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मॉन्सेंटो, जो कि एक बड़ी केमिकल कंपनी है, वो नॉन ऑर्गेनिक फार्मों को लाखों के पेस्टिसाइड सप्लाई करती है। इनका एक वीड किलर बहुत पॉपुलर है जिसे राउंडअप के नाम से जाना जाता है। इसे मक्का और सोया जैसे मुख्य फसलों में छिड़का जाता है। इसका मेन केमिकल ग्लोस्पोट स्टार्ट होता है। ग्लोस्पोट स्टेट को पानी के पाइपों में जमे मिनरल की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये केमिकल कैलिकन डिसाइस आयरोटबेल बायोवेलेशन साइंड्रोम IBS और कैंसर के खतरों को बढ़ा देता है। लोगों को इस तरह की जानकारी ना मिल पाए, इसके लिए कंपनियां किसानों, न्यूट्रिशनिस्ट और वैज्ञानिकों का संगठन बनाकर अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर देती है। ये ग्रुप लोगों को प्रभावित कर देते हैं। ग्रुप लाइफ मॉन्सेंटो को बनाया ऐसा ही ग्रुप है जो कि एनवायरमेंटल
फेडरल प्रोटेक्शन एजेंसी को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहा कि ग्लिफोसेट नुकसानदायक नहीं होता है, जबकि वह भी इसी कैंसर पैदा कर सकने वाली केमिकल की लिस्ट में रखता है। फूड लेबलिंग में नियमों की धज्जियां उड़ा दी जाती है। खाने के फैक्टों पर जो भी जानकारी लिखी होती है उसे फ़ायदा मुट्ठी भर लोग भी समझ नहीं पाते होंगे। ऐसा लगता है जैसे ये कोई कोड लैंग्वेज ही हो जिसमें से शायद 2-4 शब्द आप डिकोड कर लेते हैं होंगे। ये जानबूझकर किया जाता है ताकि आपके ये समझ ही ना आए कि किसी फैक्ट में कौन सी चीज़ें मिली हुई है। क्रैब स्टिक असल में एस्ट्राज और फिश से बनाया जाता है। पेंट्यू नाम से तो नेट्यूस की तरह लगता है, पर ये लेग्यूमेंस की कैटेगरी में आता है। अमेरिकन चीज़ एक पूरी स्लाइस नहीं बल्कि एक चिप्स प्रोडक्ट है। बस आप में से कितने लोग जो रिनिटिस का मतलब जानते हैं? ये मामूली सर्दी जुकाम के लिए मेडिकल शब्द है। ये टिक्स अपना काम करती है। ऊपर से FDA नाम की जिस संस्था को इन मामलों के लिए बनाया गया है उसकी हैसियत रबर स्ट्रिप से ज़्यादा कुछ नहीं है। अमेरिकन फूड इंडस्ट्री पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। वो सेल्फ रेगुलेटेड मोड में अपना काम करती रहती है। असल में FDA को एडिविस पर बोलने का अधिकार ही नहीं दिया गया है। फूड कंपनी ही FDA को इन मामलों प्राइड गाइड करती है। कंपनियों ने अपने एक्सपर्ट रखे हैं। अगर किसी एक्सपर्ट ने किसी आइटम को जनरलिटी रिकॉग्निशन एस सॉफ GRAS बोल दिया तो FDA उस पर अपनी सहमति के मोहर लगा देती है। लेकिन आंकड़े सच बयान कर देते हैं। 1958 में FDA की स्थापना के 10,000 से भी ज़्यादा है और इनमें से कितने वाइकोसेप है इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। नेशनल रिसर्च डिफेंस काउंसिल के माने तो अमेरिकन अपने भोजन में रोजाना ऐसे 1,000 केमिकल खा लेते हैं जिनको लैब में टेस्ट भी नहीं किया गया है। लेबलिंग में होने वाली धोखाधड़ी परेशानी को और बढ़ा देती है। ना तो आप फैक्ट पर लिखी न्यूट्रिशनल वैल्यू का भरोसा कर सकते हैं, ना ही रॉ मटेरियल के सोर्स पर। स्टारबक्स की चाय टी लेट को ही ले लीजिए जिस पर लाइटली स्वीटनेस लिखा होता है। इस 473 मिलीलीटर के कप में 31 ग्राम चीनी होती है जो कि 28 सोडियम कुकीज़ के बराबर है। क्या आपने कभी भी इतनी कुकीज़ एक साथ खाई है? शायद एक बार भी नहीं। और अब जरा सोचिए कि ये चाय आप कितनी बार पी चुके हैं। इस तरह की गड़बड़ लगभग हर जगह मिलेगी, लेकिन नियम ही ऐसे हैं कि कुछ करना मुश्किल है। अमेरिकन कानून के मुकाबले ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को लाइटली स्वीटेंड कहा जा सकता है जिसमें चीनी की मात्रा 100 ग्राम तक हो। अब तक शब्द नेचुरल की असलियत समझते हैं। किसी चीज़ पर नेचुरल पढ़कर हमारे दिल को तसल्ली मिल जाती है और हम आंख बंद करके उसे ले आते हैं। नेचुरल का असली मतलब सीप या प्लांट सिर्फ इतना ही है कि इस पैकेट के अंदर जो कुछ भी है वह किसी एनिमल या प्लांट सोर्स में ओरिजिनेशन ड्राइव्स किया गया है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवरिया या एडिशन नहीं किया गया। यानी ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल एप्पल फ्लेवर का मतलब होगा
प्योर एप्पल जूस, इसमें 100 से भी ज़्यादा केमिकल मिले हो सकते हैं। कानून के मुताबिक इस लेबल में कोई गलती भी नहीं है। ऐसे लचीले कानूनों की वजह से कंपनियां आसानी से सच छिपा लेती है। उदाहरण के लिए कोस्टोरिलिया, जो कि आर्टिफिशियल वनीला फ्लेवर है, उसे वीवर की एनल ग्लेड से तैयार किया जाता है। अगर जंक फूड में न्यूट्रियल मिला दे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। खाने की चीज़ों में पोषक तत्व मिलाकर उनकी क्वालिटी बढ़ाना आज बड़ी आम बात है। इस प्रोसेस को फ्रूटिफिकेशन कहा जाता है। इसकी शुरुआत यूएस में 1924 से हुई है। उस दौरान आयोडीन की कमी से पूरा देश जूझ रहा था। इसके लिए साधारण नमक में आयोडीन मिलाई जाने लगी। आज खाने की चीज़ों में जो कुछ भी ऐड किया जाता है वो लोगों की सेहत नहीं बल्कि मुनाफे को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आपके पॉरफेटो पर बड़े बड़े अक्षरों में नज़र आने वाला ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री और फैट फ्री और कुछ नहीं बल्कि नज़रों का धोखा है, क्योंकि हकीकत में इन तरीकों से फूड प्रोडक्ट हेल्थी नहीं बन जाते। फूड इंडस्ट्री की सबसे फेवरेट लाइन होगी लो कैलोरी या फैट फ्री, लेकिन असल में इस तरह के भोजन और हाई कैलोरियन या हाई फैट भोजन में कोई खास अंतर नहीं है, बल्कि ये ज़्यादातर नुकसानदायक भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के डाइट फूड में एस्पार्टम जैसी सिंथेटिक मिठास मिलाई जाती है। एस्पार्टटाइम्स मेटाबॉलिज्म पर असर डालती है। अगर उसकी वजह से डायबिटीज और स्ट्रोक का खतरा 34% बढ़ जाता है। इसके अलावा कॉर्न सिरप का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक आर्टिफिशियल रिफाइंड शुगर है जिसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसकी वजह से पाचन तंत्र की बीमारियां और मोटापा बढ़ने लगता है। लोग वजन कम करने के लिए डाइट फूड खरीदते हैं, जबकि इसका नतीजा उल्टा निकलता है, उनका वजन और बढ़ जाता है। परेशान होकर वो और ज़्यादा डाइट फूड खाने लगते हैं। इस तरह वो मोटापे और तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। पैकेटों पर फोर्टिफाइड या इनरिचड को लेबल लगाकर फूड कंपनियां और भी बड़ी धोखाधड़ी कर देती है। विटामिन या मिनरल में से एनरिचड ब्रेकफास्ट सीरियल लोग बड़े शौक से खरीद लेते हैं, क्योंकि विज्ञापनों में ये दावा किया जाता है कि इससे आपको इन तत्वों की रोज की ज़रूरत पूरी हो जाती है, लेकिन सही मायने में इनसे होने वाली नुकसान फायदे से कहीं ज़्यादा है। ऐसा भी नहीं है कि ये चालाकियाँ बच्चों या किसी खास एज ग्रुप को टारगेट करते हुए की जाती है। विटामिन वाटर नाम सुनकर ही आप इसे खरीदने के बारे में सोच लेंगे, लेकिन ऐसे हर पैक में विटामिन के साथ 32 ग्राम चीनी भी मिलाई जाती है। मज़े की बात तो ये है कि हमारा शरीर प्राकृतिक तरीकों से मिलने वाले विटामिन को सिंथेटिक विटामिन की तुलना में 2 गुनी तेज़ी से अब्जॉर्ब करता है, यानी आपके इसमें चीनी के अलावा और कुछ नहीं मिलता। बिग फूड का सच आपके सामने आ गया है। अब आप भी स्वास्थ्यवर्धक भोजन करते हुए अपनी आँखों और दिमाग खुला रखिए, ताकि आप पैसों के बदले सेहत खरीदे, ना कि बीमारियाँ। कुल मिलाकर बिग फूड आपकी सोच से कहीं ज़्यादा विशाल है। इनका दावा है कि यह देश का पेट भरते हैं, लेकिन असल में ये लोगों को बीमार बना रहे हैं। पैसे और पावर के दम पर ये अपने झूठ को छिपा लेते हैं। चाहे फूड लेबलिंग में गड़बड़ी
हो या जिम्मेदार संस्थाओं को चुप कराना ये हर तरह के दावा पेच इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने बनाए जहर को भी अमृत कहकर बेच सके। क्या करें? सोडा पीना कम करिए, इसके नुकसान आप समझ चुके हैं। इसे छोड़ना इतना आसान भी नहीं होगा क्योंकि कैफीनेटेड सोडा पीने वालों को इसकी लत लग जाती है, इसलिए धीरे धीरे इसमें कटौती करते जाइए। हर हफ्ते 25% कम कर दीजिए। इस तरह 1 महीने में ही आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा।